चलिए, आज हम लोग संख्या पद्धति जो 9वीं वर्ग का चैप्टर है और जो 10वीं वर्ग का चैप्टर है वास्तविक संख्या मैथ का, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के विषय में बात करेंगे। जहां तक आपको पता है कि लगभग 50% सवाल ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड क्या कर रहा है कि प्रोवाइड कर रहा है, और फिर 50% ऑब्जेक्टिव कर रहा है, 50% सब्जेक्टिव कर रहा है। लेकिन आपके बिहार बोर्ड के द्वारा जो पुस्तक जो निर्धारित की गई है बीटीसी की, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव ही हैं। सुन रहे हैं? तो सुन रहे हैं तो थोड़ा बोलिए जी हाँ या कुछ भी, ठीक है। तो 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और 50% क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, इतना आपको मालूम है। लेकिन किताब में उतना व्यवस्था नहीं है, ठीक है। सब्जेक्टिव की व्यवस्था है लेकिन ऑब्जेक्टिव की तो मतलब हमारी तरफ से 10% भी व्यवस्था नहीं है। तो हम आज आपको इस वीडियो में सिर्फ सवाल ही नहीं, सवाल को कैसे बनाया जाए ये भी सिखाएंगे। क्या किया जाए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए, और हम अपने स्तर पर उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, वो तो अलग बात है। लेकिन आपको खुद अपने स्तर पर भी क्या है कि क्वेश्चन को बनाने, समझने और उसके हिसाब से चलने का ढंग आना चाहिए। क्योंकि आप हमेशा थर्ड फोर्थ या क्या है कि एलकेजी यूकेजी के को मतलब विद्यार्थी है नहीं कि हर एक काम के लिए सिर्फ शिक्षक पर ही डिपेंड रहे। तो मैंने कुछ क्वेश्चन इस बोर्ड पे लिखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ने जा रहा हूँ और आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये तो कि मतलब क्लियर है कि सब्जेक्टिव की बात हम कल मतलब कई दिनों से कर रहे हैं। आज लगभग दिसंबर महीने से हमारी 10th और 9th की क्लासेस शुरू हुई हैं, और तब से जो है मैं सब्जेक्टिव की ही बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी 10 या 11 तारीख को मैं टेस्ट लेने का आपसे मतलब डेट रखा हूँ कि टेस्ट लूँगा 10-11 तारीख के समय में, 10 या 11 मई के करीब में। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं डालूंगा। तो यदि मैं बिना आपको समझाए यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाल देता हूं तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए ऑब्जेक्टिव जानना आपके फिलहाल की परीक्षा के लिए भी जरूरी है, और आप अगर बिहार बोर्ड की परीक्षा 9th 10th की देते हैं तो वहां के लिए भी जरूरी है। इसके अलावा यदि आप किसी कंपटीशन में बैठते हैं, किसी जॉब के लिए जाते हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चन वहां पर ऑब्जेक्टिव ही होता है, सब्जेक्टिव बहुत ही कम ही सवाल होते। बहुत ही कम ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सब्जेक्टिव सवाल मतलब के माध्यम से नौकरी मिलती है। नौकरियां ऑब्जेक्टिव से ही मिलती हैं, ठीक है। तो उस पर कमांड करना और उसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने सवाल लिखा है कि एल्गोरिदम नामक शब्द की उत्पत्ति किस गणितज्ञ के नाम से हुई है या हुआ है, ठीक है। तो शब्द की उत्पत्ति किस गणितज्ञ के नाम से हुई है। जब यहाँ पे की है तो यहाँ पे हुई होना चाहिए। इन सभी चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। शुद्ध हिंदी होनी चाहिए। जब हुई की है तो हुई होना चाहिए, अगर का होता तो हुआ होगा। समझ रहे हैं? तो सबसे पहला नाम है थेल्स, दूसरा पाइथागोरस, ठीक है। फिर तीसरा अल-ख्वारिज्म और चौथा आर्यभट्ट। इस चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो खड़ा होकर बोलिए, किसी को पता है कौन सा आंसर हो सकता है? गुड, चलिए बताइएगा आप। पाइथागोरस जो लोग कह रहे बैठिए, आप बोलिएगा भैया। अल-ख्वारिज्म बोलेंगे इसको, अल-ख्वारिज्म। जो लोग अल-ख्वारिज्म बोल रहे हैं वो लोग बैठ जाए। गुड, अल-ख्वारिज्म जवाब सही है। तो यह जो सवाल बना यह अल-ख्वारिज्म हो गया। इसका जवाब सही हुआ अल-ख्वारिज्म। लेकिन सिर्फ अल-ख्वारिज्म कहने से आपका काम चलने वाला नहीं है। यह हो गया सवाल, ठीक है। अब यह सवाल कहाँ से आया है, कैसे आया है और इसको कैसे निकाला गया है, ठीक है। इन सभी बातों पर भी आपको ध्यान देना होगा, और उस ध्यान के हिसाब से आपको क्या करना होगा कि मतलब काम करना होगा। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि इस सवाल बना कैसे है, क्योंकि इसके बाद आपको खुद बनानी है। हर काम के लिए सिर्फ शिक्षक पे डिपेंड रहना यह उचित बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपके जो आपका किताब है 10वीं वर्ग का, उसी किताब से मैंने इसको निकाला है। जैसे कि मान लीजिए आपके 10वीं वर्ग का जो बीटीसी का किताब है, पेज नंबर 4 में देखिए, यहाँ लिखा है कि एल्गोरिथम
सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। ध्यान सुनिएगा, निकाल लीजिए, पहले निकाल लिए। तो अब देखिए, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि होती है। तो यहाँ आपने क्या सीखा कि एल्गोरिथम क्या होती है, मतलब एल्गोरिथम क्या होता है। तो आपने उसका आंसर जाना कि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, मतलब परिभाषित चरणों की क्या होती है, एक श्रृंखला होती है जो विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि को तैयार करती है। उसे क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, फिर आगे लिख रहा है कि शब्द एल्गोरिथम 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल-ख्वारिज्म के नाम से लिया गया। आपकी किताब से क्वेश्चन बना है और यहाँ पर अब 3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि किस शताब्दी में लिया गया, तो 9वीं शताब्दी में। और अल-ख्वारिज्म कहाँ के मतलब व्यक्ति थे, कहाँ के गणितज्ञ थे, तो फारस के अर्थात फारसी थे। तो आप ही बताइए कि इस तरीके से, तो एक मिनट रुकिए, वास्तव में शब्द अलजेब्रा भी इन्हीं की लिखित पुस्तक हिसाब अल जब्बर और अल मुकाबला से लिया गया है। ठीक है, इतना पढ़ने से जो इतना ही बात दिया गया पेज नंबर 4 में, इतना में से कितने सवाल बने, लगभग 10 क्वेश्चन बन गए। समझ में आ रहा है आपको कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, 10 क्वेश्चन। तो इसको जो मैंने इसे पढ़ा है, यह एल्गोरिथम का एक कंटेंट हो गया। क्या हो गया, कंटेंट, एल्गोरिथम का कंटेंट हो गया। अब इस एल्गोरिथम के कंटेंट पे सवाल बना। ठीक है, तो अभी तो मैं साइंस का कंटेंट बनाने में लगा हूं और साइंस को बना के आपको दिखा रहा हूं, इसलिए मैं चाहूंगा कि अब गणित का कंटेंट आप खुद तैयार करें, आप भी कुछ सीखें। नहीं तो अगर सिर्फ मेरे भरोसे सारे कंटेंट मैं ही तैयार करता रहूं तो मैं तो हमेशा मास्टर रह जाऊंगा और आप हमेशा विद्यार्थी रह जाएंगे। तो आप भी तो मास्टर बन के निकलिए। आपके अंदर तो इतनी क्षमता है कि आप भी जब मैट्रिक इंटर वगैरह कर ले तो आपको मतलब कुछ क्वालिटी आपके अंदर आए जिससे कि आप अच्छी खासी नोट्स बना सके, अच्छे खासे आप तौर तरीके कर सके कि आप भी अगर पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ा पाए या अन्य कोई काम करना चाहते हैं तो कर पाए। तो अब आपको क्या करना है, कंटेंट तैयार करनी है। आप 2 तरीके से काम कर सकते हैं। एक कंटेंट तैयार कर सकते हैं, बुक को पढ़ करके, ज्यादा चीजें नहीं है, ये कोई विज्ञान या हिंदी या समाज का पुस्तक नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा बड़ा कंटेंट होगा। जैसे कल आप लोग को धातु नामक चैप्टर पढ़ाए हैं तो उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट था, बहुत ज्यादा बात था। इसमें ज्यादा बात नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा एक चैप्टर में 2 से 3 गणितज्ञों की चर्चा की गई होगी, 1 से 2-3 चीजों की जो है परिभाषित की गई होगी और 2-3-4 फार्मूले होंगे एक चैप्टर में। तो आप चाहें तो आसानी से कंटेंट निकाल सकते हैं और कंटेंट पर अपना कमांड कर सकते हैं लिखित रूप में। ठीक है, इसके अलावा उन कंटेंट के माध्यम से सवालों की प्रैक्टिस भी हम यहाँ पे आपको कैसे कराएंगे। बोलिए, अगर आप कर सकते हैं तो आप कंटेंट तैयार करिए और ऐसे सवालों की प्रैक्टिस हम करवाने के लिए कार्य कर रहे हैं। नहीं कर सकते हैं तो फिर कंटेंट भी लेकर के आना पड़ेगा हमको। कर सकते हैं, प्रयास किया जाए। कल क्या होता है, कल कंटेंट तैयार किया जाएगा अपने अपने क्लास के मतलब चैप्टर से, देखा जाएगा क्या क्या मेन पहलू है उसको निकाला जाएगा और तब मैं ऐसे सवाल को बना करके और ऐसे बोर्ड पर लिख करके बनाने में समय लग रहा है। तो जो मैं अपना जो कुछ थोड़ा बहुत स्मार्ट बोर्ड बनाने की मैंने कोशिश की है उस बोर्ड पर यह जल्दी होगा, क्योंकि यह लिखित रूप में जब रहेगा तो वहाँ पर इसको दिखा करके जल्दी इसको चालू कर दीजिएगा। फिर अब जैसे कि यहाँ तो अब बोर्ड पे लिख दिया गया, अब इसको मिटाएंगे फिर दोबारा लिखेंगे तो इसमें लगेगा टाइम। तो इस टाइम को हम लोग कम कर सकते हैं, लेकिन हम आज इसलिए क्लास में दिखा रहे हैं या वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि आपको भी कंटेंट तैयार करने और प्रश्न बनाने आ जाना चाहिए। तो एक ही क्वेश्चन में तो आपको बहुत कुछ जानकारी मिला होगा। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, पहले कहा जा रहा है कि प्रमेयिका एक सिद्ध कथन है, फिर प्रमेयिका का प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए, यहाँ पे के मिस हो गया है, के थोड़ा सा लिख दिया जाए, सिद्ध करने
के लिए होता है। मतलब प्रमेयिका एक सिद्ध कथन है। यह बात सही है कि नहीं है? सही है। गुड। अब प्रमेयिका का प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए होता है। यही बात सही है, गलत है? सही है। अर्थात ए और बी सही है या नन? कोई सही नहीं है। बताइए आंसर क्या होगा इसका? नन। चलिए ठीक है, नन होगा, क्योंकि पूछा यहाँ पर गलत है, नहीं बताना है। तो जब नहीं बताना है तो ये दोनों तो कथन सही है, तब तो नहीं ही आंसर होगा। लेकिन नहीं वाला कोई कथन दिया ही नहीं है, इसका मतलब है कि नन इसका सही जवाब होगा। अब ये सवाल कहाँ से आया है उसको भी थोड़ा देख लिया जाए। तो जस्ट जहाँ पे एल्गोरिथम की बात की गई है उसके जस्ट नीचे प्रमेयिका की बात भी की गई है। इसमें लिखा गया है प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है, इसे एक अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना दिया गया। अगर कंटेंट याद है आपको, अगर आपसे कोई पूछ दे या आपने पहले से अगर यह जानकारी प्राप्त रखी है कि प्रमेयिका क्या है, तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिस कथनों के प्रयोग से अन्य कथनों को भी सिद्ध किया जाता है। जैसे कि इस कथनों के प्रयोग से प्रमेय को सिद्ध किया जाता है, तो कभी प्रमेय की बात आएगी तो उसको हम लोग करेंगे। तो क्या कहलाती है? प्रमेयिका कहलाती है। तो जिसको प्रमेयिका का परिभाषा मालूम है वह यह क्वेश्चन तो उड़ा देगा, उसके लिए कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। समझ रहे बात? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा नन। ठीक है। अब मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं कि जेड का पूर्ण नाम क्या है, मतलब जेड का पूरा नाम। तो क्या होगा, कोई बालक या बालिका बताएगा? पूर्ण संख्या होता है या प्राकृत संख्या होता है या पूर्णांक संख्या होती है या ऑल होती है, मतलब तीनों होती है। गुड, बताइए। आप बताइए तो बाबू। हाँ, क्या नाम है आपका? मुकेश जी, बताइए। पूर्ण संख्या जो लोग कह रहे हैं बैठिए। आप बताइए हेमू। पूर्णांक संख्या जो लोग कह रहे हैं बैठिए। गुड, पूर्णांक संख्या इसका जवाब हो गया। जेड से पूर्णांक को सूचित किया जाता है। अब इस सवाल को हमने कहां से लिया? तो इस सवाल को हमने 9th क्लास की किताब से पेज नंबर 2 से लिया। इसमें लिखा है जेड क्यों। जेड जर्मन शब्द जेहलेन से है। सुनिए, पूर्णांकों के संग्रह को, पूर्णांक संख्या को नहीं, पूर्णांकों के संग्रह को क्या कहते हैं? जेड द्वारा सूचित करते हैं। जैसे कल आपको पूर्णांक बताए थे, जैसे कि माइनस वाली, प्लस वाली और जीरो, तीनों को मिला के जो एक संग्रह बनेगा, समूह। वैसे कि आप सभी विद्यार्थियों के समूह को क्या बोल रहे हैं? वर्ग बोल रहे हैं, क्लास बोल रहे हैं। उसी प्रकार सभी पूर्ण मतलब संख्याओं के ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो के मिले हुए रूप क्या बोलेंगे? पूर्णांक का संग्रह बोलेंगे, और उसका संकेत क्या होगा? जेड होगा। किसी को दिक्कत नहीं? तो देखिए जेड क्यों, जेड ही क्यों? इसलिए कि जेड जर्मन शब्द जेहलीन से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है गिनना, जिसमें जहल का अर्थ होता है संख्या। जहल मीन्स संख्या और जेहलीन मीन्स गिनना, इसीलिए उसको जेड द्वारा सूचित किया जाता है। अब बताइए, अब जिस बालक या बालिका को यह कंटेंट पता होगा या यह परिभाषा पता होगा, जिसने इस बुक को डीपली पढ़ के उसमें से मेन पॉइंटों को अलग कंटेंट के रूप में निकाल के लिखे होंगे, उनके लिए क्वेश्चन कोई क्या है? उनके लिए क्वेश्चन कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है इसमें? हलवा है, बस चम्मच लगाने की जरूरत है। चलिए, उसी प्रकार परिमेय संख्याओं के संग्रह को किस अल्फाबेट से सूचित किया जाता है? कौन बताएगा? बताइए तब। आप बताइए बाबू। नन जो लोग कर बैठिए, नन जो लोग कर बैठिए। तुम बोलो भैया काजल। क्यू जो लोग कर बैठिए। चलिए, क्यू जो है जवाब सही है। ठीक है ना? तो इसको भी हमने 9 से लिया है। चलिए, अब इस सवाल को देखा जाए तो सवाल हमने लिखा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का मौसा क्या होता है। देखिए, इसके पहले जो हमने सवाल बताया है उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। यह जो सवाल है यह संख्याओं का सवाल है, जो संख्याओं के माध्यम से इधर उधर हेर फेर करके यह बनाया जाएगा। दो क्रमागत सम संख्याओं का मौसा
क्या होता है? दो क्रमागत सम संख्याओं का मौसा क्या होता है? ठीक है, तो क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या मालूम है ना आप लोग को? सम संख्या के विषय में तो कल ही से बात हो रहा है, अब क्रमागत का बात होगा। तो क्रमागत का अर्थ किसी किसको पता है? हाथ उठाइए। क्रमागत का अर्थ जिन किसको पता है, अब वो लोग खड़े हो जाइए। गुड, बताओ बाबू। क्रमागत का अर्थ है, हंसो मत, क्रमागत का अर्थ क्या होता है बताओ? बैठ जाओ, चलिए तुम बोलो। क्रम से एक लगातार। आप क्या बोल रही हैं? आप क्या बोल रही हैं? एक क्रम से चलने वाली। आप बताइए। हाँ वही ठीक है। क्रमागत अर्थ को देखिए, बैठिए। जैसे हम कहते हैं वैसे आप लोग बता नहीं पाते। हम कह रहे हैं कि शब्दों को तोड़िए। अब सभी का अर्थ सही है, लेकिन एक पैटर्न पे होना चाहिए आंसर, एक तरीके पे होना चाहिए। क्रमागत, क्रम जोड़ आगत, क्रम से आने वाली संख्या क्या कहलाती है? क्रमागत कहलाती है। तो वैसी सम संख्या जो एक क्रम से आती हो, एक सिलसिलेवार से आती हो, क्या कहलाती है? क्रमागत सम संख्या कहलाती है। सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा क्रमागत सम संख्या, तब ना उसका मौसा कितना होगा आप निकालिएगा। ठीक है, तो क्रमागत सम संख्या यदि हम लिखते हैं तो क्या होगा? दो के बाद फिर 8, फिर इसी तरह 16, 18 वगैरह वगैरह चलते जाएगा। लेकिन सवाल यह कह रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का मौसा क्या होगा? कहीं से भी आप उठा लीजिए, 2 4 को उठा लीजिए, 6 8 को उठा लीजिए, 4 6 को उठा लीजिए, 10 12 को उठा लीजिए, 12 14 को उठा लीजिए, मौसा निकालिएगा तो क्या आएगा? बनाया है कोई बता सकता है? गुड, खड़ा हो जाओ, बताओ जल्दी से, बताओ भैया। दो हमेशा किसी तरीके से निकालोगे तो दो क्रमागत सम संख्याओं का मौसा कितना आएगा? दो। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? बहुत ही जबरदस्त सवाल है। तो ऐसे ऐसे सवालों के लिए बैठ जाइए। सब लोग दो कह रहा है? गुड, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेहनत किया है। और यह सब मेहनत क्या है, इसके पहले भी हम जब शुरू कराए थे तो उस समय आपको बताए थे, वहीं से आपको जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है। देखिए अब जो है इस तरीके के सवालों के लिए कुछ मैं बनाऊंगा, कुछ आप बनाइएगा। किताब में गेस्ट पेपर वगैरह बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप एकदम इन सभी इस सब टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको मुझसे संपर्क करने होंगे या मैं इसे बनाऊंगा। या नहीं तो यदि आप लोगों में से कोई प्रतिभाशील मतलब प्रतिभाशाली कोई बालक होगा तो भी बना सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। मेरे पास आप स्वतंत्र अवस्था में पढ़ते हैं। आपके लिखे गए नोट्स, आपके लिखे गई बातें, आपके सोची गई समझी गई मतलब जो सोच है उस सब के ऊपर हम ध्यान दे करके उसको गलत करार नहीं दिया जाता है, उसमें इंप्रूवमेंट की जाती है। जैसे कि आपने अभी जो बताया कि क्रमागत का अर्थ तो किसी का गलत नहीं था, लेकिन उसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर दिया गया, एक दिशा दे दिया गया। समझ रहे बात? चीज वही होती है लेकिन उसको एक सिस्टम से लगा दीजिएगा तो दूसरा काम कर जाता है। फूल वही होता है 2 4 टाइप का, उन्हीं फूलों को सही तरीके से सजा दो और एक क्या है कि डोरी में उसको गूंथ दो तो वो माला बन जाती है। अर्थात फूल से ज्यादा वह कीमती माला के साथ हो। फूल तो ऐसे ही था, एक एक सिंगल इधर उधर, जब एक साथ गूंथ दिया गया तो वो माला बन गया। अब उस माला का क्या होगा कि वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो फूल तो मूल्यवान था ही, लेकिन माला में गुज जाने के बाद सोने पे सुहागा हो गया। सोना तो सुंदर था ही, सुहागा मल देने के बाद वो और भी चमकीला हो जाता है। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ आप समझ गए। तो दो क्रमागत सम संख्याओं का मौसा हमेशा क्या होगा? दो होगा। इसी पर एक और सवाल बनेगा और तुरंत आपका ब्रेन टेस्ट किया जाएगा कि आप ऐसा बना पाते हैं कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, कॉपी कलम चलाने की गरज नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऐसा सवाल होता है और ऐसे सवाल इसमें सेट किए जाते हैं कि इसमें ढक्कन नहीं खोलना है, मतलब कलम के ढक्कन नहीं खोलने हैं। मतलब यह है कि आपको कलम चलाने की गरज ही नहीं है, आप बिना कलम चलाए भी आंसर निकाल सकते हैं यदि आपको उस तरीके से मतलब जानकारी प्राप्त हो और बनाने का तरीका यदि आपको मालूम हो तब। तो एक और सवाल मैं अगर दूं कि दो क्रमागत संख्याओं का मौसा क्या होगा?
प्राकृत संख्याओं का, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मौसा क्या होगा? दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मौसा क्या होगा? कौन बताएगा? प्राकृत संख्या समझते हैं ना? जैसे मैंने यहाँ पे सम संख्या लिखा है वैसे प्राकृत संख्या लिख करके दो को लेकर के आप बताइए मौसा। दिमाग में नहीं आ रहा बात? दिक्कत हो रहा है? पहले पूछ लेते हैं लोगों से तब देखते हैं। बोलिए एक, आप बोलिए एक, आप बोलिए। आप लोग एक साबित कर सकते हैं? चलिए आप साबित करिए पहले। एक में 2 से भाग करेंगे तो एक किसका? एक में 2 से ही क्यों करेंगे? मतलब 2 में 3 से भी कर सकते हैं तो एक ही आ रहा है उसका। गुड, आप समझाइए। 10 में 11 से मौसा निकालेंगे तो एक बचेगा। 10 और 11 को ही क्यों हम रखेंगे? हम 14-15 को भी रख सकते हैं। 14-15 को ही क्यों रखेंगे? आप बोलिए। दो क्रमागत। हाँ गुड, यही आंसर था। आप बोल लीजिए पहले, रुकिए आप बोलिए। मतलब क्वेश्चन में दो क्रमागत प्राकृत संख्या बतानी तो प्राकृत संख्या 1 2 3 इत्यादि होता है, तो अगर 1 से 2 से भाग करेंगे, 1 में 2 से भाग करेंगे तो उसका मौसा 1 होगा। गुड, ऐसे डिफाइन करना सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख लीजिएगा। जब क्वेश्चन में बात हो रही है क्रमागत संख्या की, किसकी बात हो रही है? क्रमागत संख्या की। तो जब क्रमागत संख्या की बात हो रही है तो हम क्रमागत संख्या लेंगे, ठीक है? क्या लेंगे? क्रमागत 1 2 3 4 5 डैश डैश, किसी भी तरीके की क्रमागत संख्या को यदि 2 को लेते हैं 4 5, मौसा निकलेगा ऑटोमेटिक एक ही आएगा। मौसा निकलेगा ऑटोमेटिक एक ही आएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? ये भी एक क्वेश्चन बन गया। तो ये क्वेश्चन बना किसके? मौसा के कंटेंट के ऊपर। अब आपको जब है कंटेंट पता है, मैंने कल भी आपको बोला था और मैं अभी भी बोल रहा हूं कि यदि आपको किसी चीज का जो है कंटेंट, मतलब किसी चीज के जो है पूरा परिचय पूरा अच्छे से यदि आपको मालूम है तो उसके ऊपर कितना भी पेचीदा सवाल अगर सेट किया जाए तो आप आसानी से उसे निकाल सकते हैं। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं? दूसरे क्वेश्चन को देखा जाए, कोई परेशानी? सबको समझ में आ गया बात? चलिए बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने बताने का प्रयास किया और जो लोग बताते हैं, क्योंकि बताने से ऐसा लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, और बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ाने में भी अजीब तरीके का आनंद आता है और एक जोश जुनून और जज्बा रहता है। और जिस व्यक्ति के अंदर से जोश जुनून और जज्बा निकल जाता है उसके जीवन में कोई क्या है कि आनंद नहीं रह जाता। जिसके जीवन में जोश है, जुनून है, या किसी कार्य के प्रति जोशीला है, वो किसी कार्य के प्रति उसमें जुनून भरा हुआ है, तो उसके जीवन का एक दूसरा ही आनंद होता है, दूसरी ही उसकी क्षमता होती है और दूसरी ही एनर्जी से वह कार्य करता है। आप देख रहे हैं आपके जवाब देने के बाद मेरी आवाज कुछ बदल गई होगी, अर्थात ऐसे लग रहा है कि क्या है कि मैंने जो किया उसका मुझे अच्छा फल मिला, और जब अच्छा फल मिलता है तो आदमी और अच्छे फल के लिए और ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहता है। इसी प्रकार आपको भी अपने अंदर अपने जोश और जुनून और जज्बा को जगाए रहना होगा और पढ़ाई पे हमेशा ध्यान देना होगा और मेहनत करते रहना होगा। सफलता जरूर आएगी आपके सामने और आपकी कदमों में खड़ी रहेगी। दो परिमेय संख्याओं के बीच संख्याओं की संख्या कितनी होती है बताइए? दो परिमेय संख्याओं के बीच संख्याओं की संख्या कितनी होती है बताइए? इस सवाल का आंसर जो बालक नहीं दे पा रहा है उसका क्या कहें, अब जिंदगी जो है उसका क्या है कि मुर्दाबाद तरीके से है। यदि जिंदगी को जिंदाबाद तरीके से जीना है तो सवालों का जवाब देना सीखिए और सवालों के साथ जूझना और लड़ना सीखिए। चलिए बताइए मधु, आप बताइए। अनंत। अनंत, गुड। अनंत जो लोग कह रहे बैठिए। जब कल ही बात हो चुका है कि दो संख्याओं के बीच संख्याओं की संख्या अनगिनत होती है, अनंत होती है, तो जब परिमेय संख्या हो या परिमेय संख्या हो, किसी भी प्रकार की संख्या हो तो उसके बीच जो है संख्याओं की संख्या अनंत ही होगी, अर्थात अनंत इसको लिखिएगा। तो अब आप यहाँ पे ही सोच रहे होंगे कि अब आप ये सोच रहे हैं अनंत पूरा न के साथ होगा ना, ऐसे होगा अनंत, ठीक है। अनंत या अनगिनत या अपरिमित रूप से अनेक या अपरिमित, मतलब कुछ भी इसका नाम बदल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब जिसको गिना नहीं जा सके। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है लेकिन विदाउट ऑप्शन मैंने इसको लिखा है। तो इसको इसलिए विदाउट ऑप्शन लिखा है कि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन जो है वन लाइनर भी हो सकते हैं, जिसको हम लोग अति लघुतरीय के नाम से जानते हैं। अब आजकल तो भले अति लघुतरीय नहीं आ रहा है, लेकिन अति लघुतरीय जो है एक क्वेश्चन को सेट मतलब करने का और नोट्स को तैयार करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। तो आप चाहें तो जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बोला था कि कंटेंट तैयार करें, तो कंटेंट आप वन लाइनर भी तैयार कर सकते हैं।
वो लाइनर भी तैयार कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप ऑब्जेक्टिव वाला ही तैयार करेंगे, 4 ऑप्शन लगा करके ही आप क्वेश्चन बनाएंगे। 4 ऑप्शन बनाइएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा समय खर्चा होगा, लेकिन आंसर तो एक ही होता है भाई। जैसे कि यही सवाल था, 2 क्रमांक संख्या का मौसा कितना होता है, तो ऑप्शन लेने की क्या गरज है, सीधे डायरेक्ट हम इसको 2 लिख देंगे, समझ रहे हैं। तो इसको वन लाइनर बोला जाएगा। अर्थात क्वेश्चन को आप ऑप्शन डाल करके भी तैयार कर सकते हैं, और क्वेश्चन को आप एक आंसर के माध्यम से भी तैयार कर सकते हैं, या नोट्स को आप 4-4, 5-5 लाइन में भी नोट्स तैयार कर सकते हैं, या नोट्स को आप एक लाइन वाला भी तैयार कर सकते हैं। समझ रहे बात। मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि इस वीडियो में सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर नहीं बना, मतलब सीखना, क्वेश्चन आंसर ही सिर्फ नहीं जानकारी प्राप्त करना होगा, क्वेश्चन आंसर कैसे बनाया जाए ये भी जानकारी दिया जाएगा। अर्थात इस वीडियो के 2 उद्देश्य हैं। एक तो क्वेश्चन आंसर कैसे बन रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कैसे बनाए जा रहे हैं, कहां से बनाए जा रहे हैं, और किस तरीके से इसको ऑप्शन के रूप में या बिना ऑप्शन के आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, और उसका आंसर भी क्या हो रहा है आपको यहाँ से पता चल जा रहा है। यदि आप मेहनत करिएगा तो इस एक वीडियो से आपके मैथमेटिक्स का ही नहीं, आपके अन्य सभी सब्जेक्टों का भी भाग्य उदय हो जाएगा। जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से यदि आप मेहनत करना शुरू कर दिए तो आप बहुत ही जल्दी एक समझदार विद्यार्थियों में गिनती होगी आपकी। और वैसे भी आप अभी भी समझदार ही हैं, लेकिन अगर क्या है कि 5 केजी अगर किसी वस्तु को ले जाने की क्षमता है तो वो 2 केजी क्यों ले जाए, 5 केजी ले जाए। अपनी क्षमता पर वो अपनी ताकत भर कार्य करे, तो जितनी आप में क्षमता है उतनी आपको कार्य करने चाहिए। चलिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट n के रूप का होता है या नहीं, सत्य है या असत्य है, या ये भी दोनों है या नन है, बताइए। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट n के रूप का होता है, सत्य है या असत्य है, ये भी है या नन है, बताओ बाबू। सत्य है। सत्य। जो लोग सत्य कह रहा बैठ जाओ। हंसी मजाक बात विचार ना करे। तू बता शुभलेश। ये भी होगा। ए भी सत्य भी होगा, सत्य भी होगा। सत्य और असत्य दोनों जो लोग कह रहे बैठे, तो बोलो बाबू लोग। असत्य जो लोग कह रहे बैठो। गुड। यहाँ पर जवाब असत्य ही होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक बिंदु की बात की गई है। किसकी बात की गई है? प्रत्येक बिंदु। अर्थात संख्या रेखा पर जितने भी बिंदु होते हैं वो रूट के रूप में कहाँ होते हैं? क्या आप लोग सत्य जो लोग बोल रहे हैं वो तो ऐसे ही सब गलत है। कैसे? रूट 1 है, 2 है, रूट के रूप में होता है? नहीं। कोई बिंदु रूट के रूप में हो सकता है, कोई बिंदु रूट के रूप में नहीं होगा। अगर यहाँ पे प्रत्येक नहीं लगा होता, लिखा होता है कि संख्या रेखा का बिंदु रूट n के रूप का होता है, तो यहाँ असत्य भी हो जाता, सत्य भी हो जाता। हो भी सकता, नहीं हो सकता, लेकिन जब प्रत्येक लगा दिया गया तो यह असत्य होगा, क्योंकि प्रत्येक बिंदु रूट के रूप का नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए रूट 16 है तो यह 4 हो गया, तो 4 रूट के रूप का है, 16 रूट के रूप का है, लेकिन 4 तो नहीं है। लेकिन 4 भी रूट के रूप में रखा जा सकता है 2 को, लेकिन 3 तो नहीं है, 2 तो नहीं है, 5 तो नहीं है, 7 तो नहीं है, 11 तो नहीं है, 17 तो नहीं है, 19 तो नहीं है, 23 तो नहीं है रूट के रूप का। समझ में आ रही बातें? एक उदाहरण नहीं, मैं आपके सामने 50 एग्जाम्पल दूंगा और गणित को बिल्कुल हलवा बना दूंगा। इतना जबरदस्त हलवा बनाऊंगा कि आपको खाने में मजा आ जाएगा, लेकिन आपको भी बनाना सीखना होगा। अब देखिए, अब अगला सवाल है कि 1.27 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। 27 के ऊपर रेकड़ी है। अब यह भी जो सवाल है यह ऑप्शन के रूप में भी आ सकता है, अति लघुतरीय में भी आ सकता है। 1.27 पर रेकड़ी दीर्घोत्तरीय के रूप में भी आ सकता है। तो जब दीर्घोत्तरीय में आएगा तो दीर्घोत्तरीय के तरीके से बनाया जाएगा। कल भी मैंने ऐसे क्वेश्चन को जो है ऑब्जेक्टिव के माध्यम से बना दिया था, क्योंकि समय बहुत बड़ा वीडियो हो चुका था, लेकिन आज मैं इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में बना रहा हूं, लेकिन कभी किसी समय सब्जेक्टिव के रूप में बनाने की कोशिश करूंगा। 1.27 के ऊपर रेकड़ी है, पॉइंट को हटाएंगे, 1 पर 2 जीरो बढ़ा देंगे। मालूम है नहीं बात? पॉइंट को हटा के जितनी संख्या होती है उतना जीरो बढ़ा जाता है। अब इधर से जितना रेकड़ी होता है उतना छोड़ के घट जाएगा, 1 घट जाएगा, और इधर से रेकड़ी के बाद यदि कोई संख्या होता तो 10 घटता, लेकिन इसमें से रेकड़ी के बाद कोई दूसरी संख्या नहीं है तो सिर्फ 1 घटेगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? तो कितना हो जाएगा? 126/100 का 99 होगा।
अभी कटेगा, कटेगा। 6 2 8 1 9, 3 से कट जाएगा, जी 4 3 12, 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा 3 3 9, अर्थात फिर 3 से कट जाएगा, हाँ जी 12 14 3 42, 11 3 33, 14/11 इसका परिमेय संख्या के रूप में आंसर आ गया। यदि 14/11 को आप भाग करिएगा तो इतना ही आएगा। गणित एक ऐसा चीज है जिसको आंसर से क्वेश्चन और क्वेश्चन से आंसर लाया जा सकता है। जैसे कि देखिए एक नमूना, 14/11 हमारा गलती है कि सही है, हम जांच करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 11 से 14 में भाग करते हैं। देखते हैं यहाँ पे 11 14 में भाग करिएगा तो 11 एकम 11, 3 बचेगा, दशमलव बैठाइएगा 0, 11 दूनी 22, 7 बचेगा, दशमलव 70, अच्छा 8 बचेगा, चलिए 8 बचेगा, 11 7 77, क्या बच गया 3, फिर 30 आ गया, फिर वही काम होगा, अर्थात 2 7 2 7 आते रहेगा, मतलब 1.27 के ऊपर रेखड़ी, अर्थात 1.27 के ऊपर रेखड़ी, मतलब यह हुआ कि 14/11 हमारा क्या है, सही है। अर्थात गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा मतलब इसमें मतलब बात विचार होती है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन को खुद से समझ सकते हैं कि वह सही है या गलत है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की मेरी वीडियो समाप्त होती है और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग होमवर्क के रूप में 3 चीजों को पूरा करें। एक तो कंटेंट तैयार करें, दूसरा वन लाइनर क्वेश्चन बनाए और तीसरा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 बनाए, वन लाइनर क्वेश्चन 20, मतलब 10 ठो ऑब्जेक्टिव बनाए अपने अपने बुक से, अब 20 ठो सब्जेक्ट वन लाइनर बनाए अपने अपने बुक से, और अपने अपने बुक का मेन पॉइंट जो है छांट करके कंटेंट तैयार करें। और कल मैं देखूंगा किसका कंटेंट अच्छा रह रहा है। जिसका कंटेंट अच्छा होगा उसी कंटेंट को हम फोटो खींच के पीडीएफ बना के उसी पीडीएफ को हम अपने क्या है कि मतलब स्मार्ट मतलब क्लास जो हमने अपना जो बनाया हुआ है उसमें हम क्या करेंगे कि आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, और वहां पे उसका क्या किया जाएगा कि विश्लेषण किया जाएगा कि आपने जो बनाया वो कैसे बनाया, किस तरीके से बनाया और वह सही है तो किस तरीके से सही है। मतलब आपके कार्य को देखा जाएगा कि आप कितना अच्छा कार्य कर पा रहे हैं। यदि कोई विद्यार्थी अच्छा से नहीं बना सका तो मैं उसे अपने हिसाब से बनाऊंगा, जैसे कि अन्य से विषयों का बना रहा हूं, और उसके हिसाब से कार्य चलेगा, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। फिर हम लोग कल मिलेंगे और अपने इसी समय पर मतलब इसी तरीके से किसी दूसरे वीडियो के साथ।